नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का मैं रमेश चंद्रा अपने प्रोग्राम करंट एंड जीएस कैप्सूल में। ये प्रोग्राम स्पेशली आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया गया है, जिसमें आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है टिड्डी दल अटैक। जो टिड्डी दल अटैक हुआ है, जो टिड्डी बहुत ही भारी मात्रा में अटैक की हैं, जो फसलों को नष्ट कर रही हैं, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमें टाइप करें, हर बार की तरह टाइप स्पेस पीडीएफ स्पेस अपना नाम और सेंड करें हमें 73 76 93 98 97 पर 7376939897 पर। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों सब्सक्राइब किया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके इस चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जिन बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी उनमें सबसे पहला बिंदु है खबरों में क्यों, व्हाई इन न्यूज़, चर्चा में क्यों है। दूसरी हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ टिड्डी दल अटैक, कि टिड्डी दल अटैक के इतिहास क्या है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही उनकी। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लोकस्ट या टिड्डी दलों के बारे में। फिर हम बात करेंगे भारत में टिड्डी दल की भूमिका क्या है, और फिर हम बात करेंगे उनके प्रकार की, जो भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से मेजर 3 प्रकार जो हैं टिड्डे के उनकी हम बात करेंगे। रेगिस्तानी टिड्डी की बात करेंगे, बॉम्बे की प्रजाति वाली टिड्डी की बात करेंगे और प्रवासी टिड्डी की हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो रिसेंटली न्यूज़ में है उसके लिए क्या मेजर अपनाए गए हैं, कैसे उसे नियंत्रित किया जाएगा। और उसके बाद एक मेजर टॉपिक होगा नियंत्रण करने में कुछ जो उसके केमिकल होंगे, वहाँ से जुड़ता हुआ टॉपिक आता है बायो मैग्नीफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन का। इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। और FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए बड़ी चेतावनी जारी की है इन टिड्डी दलों के लिए। फिर हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इन बिंदुओं पे आज हमारी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे, व्हाई इन न्यूज़, चर्चा में क्यों है। देश में टिड्डी हमले में लगभग 90,000 हेक्टेयर खेती बर्बाद हो चुकी है। आज की वर्तमान की स्थिति ये है। और ये जो प्रभावित इलाके हैं उसमें है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हैं। और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे में इलाकों में आज की डेट तक काफ़ी अलर्ट जारी किया जा चुका है कि वो सुरक्षित रहें और अपने मेजर अपनाएं। और ये जो खतरनाक चेतावनी जो दी गई है, ये दी गई है FAO के तहत, जिसकी हमने बात की, खाद्य व कृषि संगठन के द्वारा दी गई है, जो यूएन का एक संगठन है। उसने कहा है क्या कि टिड्डी दलों ने बिहार, उड़ीसा तक पहुंचने को चेतावनी देने के साथ ही मानसूनी हवाओं के साथ जुलाई में दोबारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले हिस्से में, यानी उत्तर भारत वाले हिस्से में लौट सकता है। कि यानी जब वो हवाएं, मानसूनी हवाएं जो चलेंगी, जो पूरब से बहती हुई आती हैं हमारे उत्तर भारत में, उसके साथ ही फिर वापस इन प्रदेशों में आ सकती हैं और अपना कहर बरपा सकती है। अगर अब आगे बात करें हिस्ट्री ऑफ लोकस्ट की, यानी अब बात करें टिड्डियों के इतिहास की, तो देखिए ये टिड्डियों का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। प्राचीन मिस्र में 2470 से लेकर 2220 ईसा पूर्व की अवधि में कब्रों पर टिड्डियों की नक्काशी की गई थी। जो कब्र बनाए गए हैं, जो पिरामिड बनाए गए हैं, उनके जो कब्र थे, उन कब्रों पर नक्काशी की गई थी टिड्डी की। यानी इससे ये बात स्पष्ट होता है कि वो लोग टिड्डियों से परिचित थे और काफ़ी परेशान रहे होंगे। फिर आगे देखें, इलियड ने आग से बचने के लिए विंग पे ले जाने वाले टिड्डियों का उल्लेख किया है। इडियट ने भी अपनी चीज़ों में टिड्डियों का उल्लेख किया हुआ है। कुरान में टिड्डियों को विपत्ति बताया गया है। जो कुरान है उसमें टिड्डियों को एक विपत्ति बताई गई है। और इतना ही नहीं, चीन, जो जहाँ से कोरोना फैला आप जानते ही हैं, चीनी अधिकारियों ने टिड्डियों की से रक्षा के लिए उनके लिए एक विशेष अधिकारी ऑफिसर की नियुक्ति किया करता था प्राचीन काल में। अरस्तु ने भी टिड्डियों के प्रजनन और उनके आदतों का अध्ययन कर सबसे पहले ये बताया कि टिड्डियाँ किन सीजन में प्रजनन करते हैं और कैसे कैसे अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। टिड्डियाँ अफ्रीका से, जो वर्तमान टिड्डियाँ भारत में पहुँची हैं, वो अफ्रीका से पहले पाकिस्तान में इनका पलायन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान से ये
फिर इंडिया की तरफ मूव की हैं। 27 मई 2020 तक ये इंडिया में पहुंच गए हैं और बड़ी बड़ी हरी हरी फसलों को तबाह करना इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम ये है कि ये लगातार खबरों में बनी हुई हैं और ये किसानों के लिए काफ़ी हानि पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, जहां कोरोना से पूरा भारत सदमा हुआ है, डरा हुआ है, वहीं पे टिड्डियों का कहर कहीं ना कहीं और उन्हें सकते में डाल रहा है। अगर टिड्डियों के बारे में हम बात करें तो ये पहले जो लोकटस होते हैं, जो लोकस्ट होते हैं, ये ग्रासहॉपर से भिन्न होते हैं। जो ग्रासहॉपर होते हैं ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये होते हैं सेम प्रजाति की, सेम सब कुछ होता है, बस उनके बिहेवियर में अंतर होता है। ग्रासहॉपर उन्हें तब तक कहा जाता है जब तक वो दलों में नहीं जाते। जैसे ही दलों में जाना स्टार्ट करते हैं उन्हें लोकस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी है दोनों सेम ही। और बात करते हैं एक वयस्क मादा टिड्डी जो होती है वो 3 महीने के जीवन चक्र में 80 से 90 अंडे देती है। उनका जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, वो 3 महीने की होती है। इस 3 महीने में वो लगभग 3 बार 80 से 90 अंडे देती है। और ये चीज़ उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इससे उनकी जो जनसंख्या होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इनका जो प्रजनन का जो सबसे सुपीरियर सीजन होता है वो होता है मानसून काल में ये प्रजनन करते हैं और बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो अपने एग देते हैं, जो अंडे देते हैं, जहाँ एग छोड़ते हैं, वो ज़मीन से लगभग 2 से 3 इंच ऊंचाई पर रखते हैं। कोई भी पादप मिलेगा, कहीं भी पौधे मिलेंगे, कुछ भी मिले, वहाँ पे और ज़मीन से लगभग 2 से 3 इंच ऊंचाई पर ही अपने अंडे को छोड़ देते हैं। और ख़ास करके नदी के किनारे, रेत और रेतीली वाले हिस्से में इनके लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है और यहाँ पे वे अपने अंडे को छोड़ने के लिए काफ़ी उचित जगह मानते हैं। और ये रेगिस्तान में जो इनका इलाका होता है, ख़ास करके ऐसा जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो। पहले ये मानसून के आसपास का इलाका समय हुआ करता था जब वहाँ पे बारिश होती थी, लेकिन आज ये स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि आपने देखा कि इस बार फरवरी से लेके अप्रैल तक अच्छी वर्षा हुई है हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, भारत के हिस्से में। और यही रीज़न है कि इनके एक्टिव होने का जो समय है लगभग 2 महीने पहले है। और इन्होंने अपने हिस्से को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, अपनी संख्या को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, और जिसका परिणाम आज ये टिड्डी दल अटैक के रूप में हमारे सामने आया हुआ है। भारत में बात करें, भारत में जो टिड्डियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन पहले पृथ्वी पर यानी विश्व में पूरी 10 प्रकार की टिड्डी पाई जाती है, यानी उनकी जो प्रजातियां हैं 10 प्रकार की प्रजातियां हैं। इनमें से 4 प्रजाति भारत में पाई जाती हैं। जो 4 पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी हैं उनका नाम आप देख लें। पहला है, इनकी एक एक टिड्डी की डिटेल में हम बात करेंगे आपसे कि कौन कौन सी टिड्डी पहले पाई जा रही है। इनमें जो पहली टिड्डी है डेजर्ट मरुस्थली टिड्डी, दूसरी है बॉम्बे टिड्डी, तीसरी है प्रवासी टिड्डी, चौथी है ट्री टिड्डी। इन तीनों का नाम उनके आवास के स्थान पे ही पड़ा है, उनके आवास और जन्म स्थान के आधार पर रखा गया है। तो इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे डेजर्ट टिड्डी की। डेजर्ट टिड्डी का जो IUCN स्टेटस है, IUCN आपको पता है कि ये रेड लिस्ट जारी करती है, रेड सूची जारी करती है, खास करके संकटग्रस्त जीवों की, पादपों की। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये इस सूची जारी करती है, उस सूची में ये लिस्ट कंसर्न है, सुभेद्य है, वल्नरेबल इस कम यानी लिस्ट कंसर्न है, जिनकी चिंता कोई नहीं है, जिनकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो बहुत बड़ी मात्रा में अभी पड़ी हुई हैं। ये जो मरुस्थली जो टिड्डी होती है ये शार्ट हार्ड छोटी सींग वाली की एक प्रजाति होती है, एक झुंड में रहना पसंद करती है। ये दुनिया की सबसे विनाशकारी प्रवासी कीटों में से एक है। ये बहुत ज़्यादा विनाश करती हैं और यहाँ तक कि इनका मानना है कि एक छोटा झुंड टिड्डी का एक दिन में 3500 लोगों का भोजन खपत कर सकता है। और ये इनकी जो विशेषता है, जो हमारे सबसे नुकसानदायक हो सकती है, इनकी प्रवास करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, काफ़ी लंबी दूरी तक ये प्रवास कर सकती हैं।
काफ़ी लंबी दूरी तक ही जा सकती हैं और वहाँ पे भोजन का तहस नहस कर सकती हैं। दूसरी है प्रवासी टिड्डी की बात करते हैं तो ये प्रवासी टिड्डी सबसे व्यापक अपने टिड्डी में जितनी भी प्रजातियां होती हैं उन प्रजातियों में सबसे व्यापक रूप से पाई जाती है जो प्रवासी टिड्डी है। ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है मेजर रूप से। लगभग इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व में पाया जाता है। यूरोप में पहले ये मिला करता था लेकिन अब ये वहाँ पे दुर्लभ हो गया है, किसी कारण से दुर्लभ हो गया है, इसकी भी जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं बॉम्बे टिड्डी की। बॉम्बे टिड्डी के नाम से जिस टिड्डी को जाना जाता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उसके फिगर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जिसे एकदम ग्रीन तोते की तरह दिख रहा है। तो आप देखें भारत में ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाली एक प्रजाति है जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश इस वाले रीजन में पूरा ये फैला हुआ है। ये आमतौर पे एकांत में पाया जाता है, आमतौर पे वर्ड है, लेकिन इसका एक बार झुंड में अटैक हुआ था और वो काफ़ी पुराना रहा है, लगभग आज के 40-50 साल पहले। तब से इनका फिर दोबारा इन्हें झुंड में अटैक नहीं देखा गया और ना ही ये किसी भी देश में इनके झुंड में अटैक करने की कोई भी खबर मिली है। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, टिड्डी दल का हमला। टिड्डी दल का हमला जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये देखिए जो टिड्डी दल की हमला होता है उसमें जो विशेषता है कि एक अंडे से पैदा होकर पंखों वाले टिड्डी में तब्दील हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। दूसरी चीज़ की बात करें तो ये आसमान में उड़ते समय इनकी संख्या होती है 10 अरब टिड्डी तक हो सकती है और ये जब आकाश में उड़ते हैं तो एकदम बादल जैसे छा जाते हैं और अंधेरा कर देते हैं जिस भी क्षेत्र से गुजरते हैं। क्योंकि इनका जो एरिया होता है 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस एरिया की तक होते हैं और जब ये गुजरते हैं तो जैसे बादल की जाने की वजह से छाया हो जाती है, ऐसे ही कुछ छाया होने लगती है। और ये हरी पत्तियों को, इनका हरी पत्ती इनका पसंदीदा भोजन है और एक दिन में ये बहुत ही बड़े एरिया तक ये फसल को खा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक औसत टिड्डी 2500 या 3500 तक लोगों के पेट भरने तक के लिए एक दिन में अनाज खा सकता है। तो ये टिड्डी बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खतरा है, बहुत बड़ी, जो एक तरफ से हम फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं इस कोरोना के आपदा में, और दूसरी तरफ अगर टिड्डी आ जाएगी तो किसान का हालत और बेहाल हो जाएगा। देखिए इसमें हम बाप से बात कर लें कि इसमें नियंत्रण इनका कैसे किया जाता है। पहले हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में नियंत्रण इनका कैसे किया जाता था। प्राचीन काल में मशीनों के द्वारा इन्हें पकड़ा जाता था, जाल बना बनाकर। दूसरी बात, फ्लेम थ्रोवर से इन्हें मार दिया जाता था, कि किलिंग देम विथ फ्लेम थ्रोवर। तो इनसे फ्लेम थ्रोवर से मार दिया जाता था, खाई में फंसा दिया जाता था, खाई में फंसा के इन्हें मारा जाता था। और रोलर्स और अदर जो मशीनें होती थी उन्हें इसे कुचल दिया जाता था। और इन्हें भगाने का एक तरीका प्राचीन काल में यूज किया करते थे, धुआं करने का। और अन्य तरीकों में इन्हें जो कीचड़ वाले हिस्से थे वहाँ पे ही रहना पसंद नहीं करते, वहाँ से भाग जाना पसंद करते हैं। यानी अगर खेतों में जल भर दिया जाए, सिंचाई कर दी जाए तो वहाँ पे रुकते नहीं हैं। ये सब प्राचीन मैकेनिज्म है जो परंपराओं से चली आ रही हैं। लेकिन कुछ वर्तमान में कुछ कीटनाशक में डेवलपमेंट हुआ, कुछ कीटनाशक का एक छिड़काव हुआ, उनकी बात करते हैं वर्तमान तरीकों में। सबसे पहले एक तरीका बात करते हैं आपसे आर्गनोक्लोराइड डाइड्रिन की, जिसका छिड़काव हम 1950 तक किए, लेकिन 1950 के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके बंद करने का कारण था बायो एक्युमुलेशन। फूड चेन में बायो एक्युमुलेशन हो रहा था बहुत तेज़ी से, बायो एक्युमुलेशन इन फूड चेन हो रहा था बहुत तेज़ी से, जो एक समस्या हमारे लिए पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर रहा था, जिससे हमारे फूड चेन जो बनी हुई है वो डिस्टर्ब हो रही थी, विषाक्तता बढ़ जा रही थी और जिससे समस्या उत्पन्न हो रही थी। इसलिए इसे सरकार ने इसे बंद कर दिया, आर्गनोक्लोराइड डाइड्रिन को। अब इसके जगह पे एक जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। जैविक कीटनाशक ऐसा कीटनाशक होता है जो रसायन नहीं बल्कि जीवों के माध्यम से यूज किया जाता है। इसमें है मेथेरिजियम एक्रीडियम। मेथेरिजियम एक्रीडियम एक ऐसा जैविक कीटनाशक है जिसका उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः एक फंगल होता है। ये एक फंगल होता है जो आइसोलेट, जो फंगल का एक समूह होता है, फंगल कवक, एक कवक का एक समूह होता है जो जिनके स्प्रे छिड़काव कर देने से जब भी टिड्डी उसे
उसके संपर्क में आती है तो वो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें उन्हें बोन कैविटी हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान में जो तरीके यूज किए जा रहे हैं, तेज़ी से अगर उसे आवाज़ किया जाए, अगर जिस झुंड गुजर रहा है वहाँ पे तेज़ी से आवाज़ किया जाए, चाहे डीजे के माध्यम से या फिर किसी थाली पीट कर या किसी भी अन्य माध्यम से आवाज़ किया है, तो वो झुंड वहाँ रुकता नहीं, वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और इसके बाद जो मेजर ट्रीटमेंट इनका है उन्हें मारने का या भगाने का, वह कीटनाशकों का छिड़काव। और इसीलिए सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का ट्रैक्टर के माध्यम से छिड़काव कर रही है। अब आगे हम मूव करेंगे यहाँ पे बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये भी इसी चलते हुए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बायो एक्युमुलेशन की बात करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों में जो अंतर है आपको समझ लेना होगा कि बायो एक्युमुलेशन जो होता है एक ही पोषण स्तर पे होता है और बायो मैग्निफिकेशन विभिन्न पोषण स्तरों में होता है। सबसे मेजर जो डिफरेंस है दोनों में, जो समझने की बात यही है, शरीर में विषाक्त रसायन अगर बिल्डअप कर रहे हैं, बन रहे हैं किसी भी क्रिया की वजह से, तो उसे बायो एक्युमुलेशन कहते हैं। यानी केंद्रीकरण अगर हो रहा है विषाक्त रसायनों का तो बायो एक्युमुलेशन होता है, और ये एक ही ट्रॉपिक स्तर में होता है, एक ही पोषण स्तर में होता है। जबकि अगर बायो मैग्निफिकेशन की आप बात करें, बायो मैग्निफिकेशन जो होता है ये, इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है एक खाद्य स्तर विभिन्न ट्रॉपिक, यानी एक से ज़्यादा पोषण स्तरों में होता है, और जो पोषण स्तर सबसे ऊपर के हिस्से में पाया जाता है वहाँ पे इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। और ये इसमें भी सेम प्रोसेस ही होता है कि विषाक्त रसायनों की एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन इसमें जो बढ़ने की दर होती है वो जैसे विभिन्न पोषण नीचे से जो ऊपर के पोषण स्तर होते हैं, जो आपके ट्रॉपिक स्तर होते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे अधिक होता है। और यही रीज़न है कि जो सर्वाहारी जीव होते हैं या फिर जो मनुष्य होते हैं या मांसाहारी जीव होते हैं, उससे बायो मैग्निफिकेशन का सबसे बुरा प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है। तो आपने समझा बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन को। अब हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है FAO, खाद्य और कृषि संगठन। सबसे पहली बात महत्वपूर्ण है कि ये एक जान लेना, ये UN का एक हिस्सा है। दूसरी बात, इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। यह 16 अक्टूबर 1945 क्यूबेक कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। खाद्य व कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो उद्देश्य है कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन जैसी कृषि विषय संबंधी शोध विषय का अध्ययन करना और उन्हें बढ़ावा देना। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हाँ, हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल एनएमई कॉर्नर। लाइक करें, शेयर करें। अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।